प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सूजान। आज मैं यूपी बोर्ड का कक्षा 10 हिंदी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले संधियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले संधि के बारे में जान लें। संधि क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। संधि का अर्थ जोड़ या मेल होता है। यानी जैसे हमारे हड्डियों में भी जगह जगह जोड़ है, इसे हम संधि कहते हैं। जैसे 1-2 अंक जब मिलते हैं तो उसे भी हम संधि कहते हैं, जोड़ या संधि कहते हैं। वैसे ही हिंदी में भी वर्णों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब आप हेडिंग देंगे संधि की परिभाषा। देखिए परिभाषा किस प्रकार होगी। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। किसको कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब प्रश्न आएगा कि अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण न हो, जिसके और टुकड़े न हो। अब वर्ण की परिभाषा देख लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, उस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, उस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। अब आगे हम चल रहे हैं। संधि की परिभाषा आपने जान ही लिया कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि के भेद क्या हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि में क्या होता है। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, यानी जहाँ 2 स्वर आपस में मिल करके दीर्घ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वहाँ स्वर संधि है। जहाँ 2 स्वर आपस में मिलते हों उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, जहाँ 2 व्यंजन आपस में मिलते हों वहाँ व्यंजन संधि होती है। और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है, वहाँ होती है विसर्ग संधि। अब सबसे पहले स्वर संधि के बारे में जान लें। सबसे पहले जान लें। संधि को समझने से पहले इन सब चीज़ों को जानना आवश्यक है, तभी आप अच्छे ढंग से संधि को पहचान पाएंगे कौन सी संधि है। तो सबसे पहले अब स्वर जान लें। स्वर किसे कहते हैं? अब देखिए इसकी परिभाषा है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर क्या होता है?
जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ, अ ई उ, इसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। दूसरा स्वर है वह है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, उ, औ आदि। यानी ये स्वर जो हैं वे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का मतलब होता है जिसको बोलने में समय अधिक लगता हो। ह्रस्व का मतलब होता है जिनको बोलने में कम समय लगता है। एक स्वर और आता है, उसका प्रयोग बहुत कम होता है, मंत्रों में उच्चारण में होता है, वह है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये रहा स्वर। अब स्वर संधि में सबसे पहले आप लोगों को बता दें, स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है। यानी चाहे दोनों छोटा होगा चाहे दोनों बड़ा होगा, लेकिन होगा वह बड़ा ही, दीर्घ ही होता है। संधि में छोटे को ह्रस्व कहते हैं और बड़े को दीर्घ कहते हैं। अब स्वर संधि पर चर्चा करें। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा है जहाँ 2 स्वर आपस में मिलते हो वह स्वर संधि होती है। क्या होती है? स्वर संधि। जैसे सूर्यास्त। अब सूर्यास्त को जब हम उसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सूर्य धन अस्त। अब सूर्य का अंतिम स्वर क्या होगा? अ होगा, और अस्त का पहला स्वर जो है अ होगा। अ और अ मिलेगा तो क्या होगा? आ हो जाएगा और शब्द बनेगा सूर्यास्त। क्या बनेगा? सूर्यास्त। इसी तरह महात्मा। महात्मा का संधि विच्छेद करेंगे हम तो महाधन आत्मा। अब महा का अंतिम स्वर आ और आत्मा का पहला स्वर आ और आ मिलेगा तब भी क्या होगा? आ ही होगा, दीर्घ ही होगा। इसलिए महात्मा भी क्या होगी? स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि के भेद जान लें। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? अब देखिए, इस स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और 5वां है अयादि स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ, यानी अ के बाद यदि फिर अ आ जाए तो क्या होगा? वह दीर्घ हो जाता है। इसी तरह गुण संधि है, इसका सूत्र होता है आदि गुण। तीसरा वृद्धि संधि होता है, वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। और चौथा है यण संधि, इसका होता है इको यणचि। और आयादि स्वर संधि होता है, इसका होता है ईचु यया यावह।
ये संधियाँ रहीं, संधि के सूत्र रहे। अब हम सीधे आपको स्वर संधि पर ले चल रहे हैं। स्वर संधि में के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ संधि पर चर्चा करेंगे। वैसे आपके कोर्स में 2 ही संधियाँ, वृद्धि संधि और यण संधि ही पूछी जाएगी, लेकिन इनसे पहले इन संधियों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है, तभी वह समझ में आएगी। तो पहला जो है वह दीर्घ संधि है, जिसका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है? जहाँ अ, आ, ई, उ और री के बाद वे ही समान स्वर आएँ, यानी जहाँ अ, आ, ई, उ और री के बाद फिर से वे ही समान स्वर आ जाएं, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे अ धन अ बराबर आ, अ धन आ बराबर आ धन आ बराबर आ। वैसे ही ई धन ई बराबर बड़ी, ई धन बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी। उसी तरह ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। यानी हम बड़ा ऊ आपको समझने के लिए कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जिसको बोलने में समय कम लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनको बोलने में समय अधिक लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये रहा स्वर संधि। कुछ उदाहरण इसके दे रहे हैं। जैसे धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ। धर्म का अंतिम स्वर ओ, अर्थ का पहला स्वर ओ और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा, और संधि का नाम होगा दीर्घ स्वर संधि। वैसे ही नवागत, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नव धन आगत। नव का अंतिम स्वर ओ, आगत का पहला स्वर आ, ओ और आ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा, और संधि का नाम होगा नवागत, और दीर्घ स्वर संधि, संधि का नाम होगा दीर्घ स्वर संधि। वैसे ही परीक्षार्थी, परीक्षा धन अर्थी। परीक्षा का अंतिम स्वर आ और अर्थी का पहला स्वर ओ, आ और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा, और संधि जो होगी वह परीक्षार्थी शब्द बनेगा, और संधि का नाम होगा दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह कवींद्र, कवि धन इंद्र। कवि का अंतिम स्वर ई ह्रस्व ई होगा, और इंद्र का पहला स्वर ई भी ह्रस्व होगा। ई और ई जब मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा, और संधि का नाम होगा दीर्घ स्वर संधि। वैसे ही हरीश, हरिधन ईश। हरि का अंतिम स्वर ई ह्रस्व ई, और ईश का पहला स्वर दीर्घ ई, तो दोनों मिलकर दीर्घ ई होगा, और शब्द बनेगा हरीश, और संधि का नाम होगा दीर्घ स्वर संधि। वैसे ही भानुदय, भानुधन उदय। भानु का अंतिम स्वर ऊ, उदय का पहला स्वर ऊ, दोनों मिलकर क्या होगा जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, और संधि का नाम होगा दीर्घ स्वर संधि। वैसे ही पितृण, इसका संधि विच्छेद होगा पितृधन ऋण। पितृ का अंतिम स्वर री होगा, और ऋण का अंतिम स्वर री होगा, दोनों मिलकर के री हो जाएगा, और शब्द बनेगा पितृण, और संधि का नाम होगा दीर्घ स्वर संधि। इस प्रकार ये रहा दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि आपके कोर्स में ये नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता दे रहे हैं। चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। कल गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।